हेलो गाइज, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उन 4 कवियों के बारे में जो कक्षा 10 में दिए गए हैं। कक्षा 10 की पुस्तक में दिए गए हैं गोधूली भाग 2 में। इससे पहले हम लोग 2 क्लास में 10 कवियों को पढ़ चुके हैं, एक एक क्लास में 5-5 कवियों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर को पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सभी एससीईआरटी की किताबों को जितने भी चैप्टर थे हम लोग एक एक करके पढ़ चुके हैं और उससे एमसीक्यूज भी कर चुके हैं। लेकिन अभी हम लोगों का रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन के लिए हम लोग एक एक क्लास में कम से कम 4-5 कवियों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में। प्रेमघन भारतेंदु के कवि हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन जी भारतेंदु के महत्वपूर्ण कवि थे। उनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ और निधन 1922 ईस्वी में। जन्म कब होता है? 1855 ईस्वी में और निधन होता है 1922 ईस्वी में। यहीं पर याद आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म होता है 1850 ईस्वी में और मृत्यु होता है 1885 ईस्वी में। बहुत ही कम उम्र में, यानी 35 साल की उम्र में उनका देहांत हो जाता है। ठीक है, और इसी 1850 को लेकर विद्वानों ने भारतेंदु युग को 1850 ईस्वी से शुरू मानते हैं। ठीक है, भारतेंदु युग का आरंभ मानते हैं। आगे पढ़ते हैं। वे काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। वे निहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना की। उन्होंने आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद, ये दोनों पत्रिकाओं को याद रखिएगा, पूछा जाता है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कर्ता कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। और नागरी नीरद के जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी, उसके संपादक कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका थी और नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रिका थी, इसका ध्यान रखिएगा। वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे। उनकी रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व नाम से संग्रहित हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार एवं कवि समीक्षक थे। निबंधकार भी थे, नाटककार भी थे और कवि और समीक्षक भी थे, यानी निबंध भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, कविता भी लिखे हैं और आलोचना समीक्षा भी किए हैं। भारत सौभाग्य, प्रयाग, रामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। उन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। प्रेमघन ने काव्य रचना अधिकांशतः ब्रजभाषा और अवधी में की है, किंतु युग के प्रभाव के कारण उनमें खड़ी बोली का व्यवहार और गद्योन्मुखता भी साफ दिखाई पड़ती है। उनके काव्य में लोकोन्मुखता एवं यथार्थपरायणता का आग्रह है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया एवं साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोध किया। प्रेमघन सर्वस्व से संकलित दोहों का यह गुच्छ दो स्वदेशी शीर्षक के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत है। इन दोहों में नवजागरण का स्वर मुखरित है। दोहों की विषय वस्तु और उनका काव्य वैभव इसके शीर्षक को सार्थकता प्रदान करते हैं। कवि की चिंता और उसकी स्वर भंगिमा आज कहीं अधिक प्रासंगिक है। हम लोग पढ़ लिए प्रेमघन के बारे में। अब पढ़ेंगे सुमित्रानंद पंत के बारे में। सुमित्रानंद पंत छायावादी कवि हैं और चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। सुमित्रानंद पंत का जन्म होता है 1900 में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौसानी उत्तरांचल में। जन्म के 6 घंटे बाद ही माता सरस्वती का देहांत हो गया। पिता गंगादत्त जो है पंत कौसानी टी स्टेट में अकाउंटेंट थे। उनके पिता का नाम क्या था? गंगादत्त पंत। पंत जी की प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई और बनारस से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पाई। वे कुछ दिनों तक काला कांकर राज्य में भी रहे। उसके बाद आजीवन वे इलाहाबाद में रहे। 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में उनका निधन हो जाता है। 1900 से लेकर 1977 तक उनका जीवन काल रहता है। पंत जी का आरंभिक काव्य प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ जिज्ञासा को लेकर प्रकट हुआ है। उनकी आरंभिक रचनाएं
प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि को संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी, परंतु उनके विचार उदार मानवतावादी हैं। उन्होंने प्रसाद और निराला के समान छंदों और शब्द योजना में नवीन प्रयोग किए। पंत जी की प्रतिभा कलात्मक सूझ से संपन्न है, अतः उनकी रचनाओं में एक विलक्षण विरुद्धता और सौष्ठव मिलता है। युगबोध के अनुसार अपनी काव्य भूमि का विस्तार करते रहना पंत की काव्य चेतना की विशेषता है। ये प्रारंभ में प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत हुए, फिर मानव सौंदर्य से। मानव सौंदर्य ने उन्हें समाजवाद की ओर आकृष्ट किया, समाजवाद से वे अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए। और ये ध्यान रखिएगा, पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे मानवतावादी कवि थे जो मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास करते थे। वे अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर विरोधी रहे। उनका अंतिम काव्य है लोकायतन, जो कि महाकाव्य की उपाधि दी जाती है उसको। और ये भी पूछा जाता है कि लोकायतन किसके जीवन के आधार पर लिखा गया है, तो महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया है लोकायतन, जो महाकाव्य है, जो उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन। इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से देखें तो उच्छ्वास के बाद उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, यानी सबसे पहले उच्छ्वास, उसके बाद से ग्रंथि, उसके बाद पल्लव, फिर वीणा, फिर गुंजन। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, इतना जो है गुंजन तक ये छायावादी रचनाएं हैं। ठीक है, युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्या की बात करें तो ये प्रगतिवादी रचनाएं हैं। युगांत, युगवाड़ी और ग्राम्या ये प्रगतिवादी रचनाएं हैं। बात करें स्वर्णधूलि, स्वर्णकिरण, युगपथ की, तो ये तीनों स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि और युगपथ, ये तीनों जो रचनाएं हैं ये है अंतश्चेतनावादी। क्योंकि छायावाद पर प्रगतिवाद, अंतश्चेतनावादी। ठीक है, अंतश्चेतनावादी। आगे बढ़ते हैं। चिदम्बरा आदि जो है, चिदम्बरा पर उनको क्या मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पंत जी ने नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास आदि भी लिखा। चिदम्बरा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ मिला। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि की रचनाओं में यह कविता हिंदी की यथार्थवादी कविता के एक नए उन्मेष की तरह है। प्रख्यात छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत की यह प्रसिद्ध कविता उनकी कविताओं के संग्रह ग्राम्या में संकलित है। यह कविता आधुनिक हिंदी के उत्कृष्ट प्रगीतों में शामिल की जाती है। अतीत के गरिमा गान द्वारा अब तक भारत का ऐसा चित्र खींचा गया था जो ऐतिहासिक चाहे जितना रहा हो, वर्तमान को देखते हुए वास्तविक प्रतीत नहीं होता था। धन, वैभव, शिक्षा, संस्कृति, जीवन शैली आदि तमाम दृष्टियों से पिछड़ा हुआ, धुंधला और मटमैला दिखाई पड़ता। यह देश हमारा वही भारत है जो अतीत में कभी सभ्य, सुसंस्कृत, ज्ञानी और वैभवशाली रहा था। कभी यहाँ इसी भारत का यथातथ्य चित्र प्रस्तुत करता है। ठीक है, एक बात आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं 4 भागों में है इनकी रचनाएं। छायावादी और जो दूसरा है वो है प्रगतिवादी, तीसरा है अंतश्चेतनावादी और जो चौथा है वो है नवमानवतावादी। ठीक है, नवमानवतावादी। छायावादी में आता है उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। ठीक है, नहीं जाएगा उधर। और प्रगतिवादी में आती है युगांत, युगवाड़ी और ग्राम्या। युगांत, युगवाड़ी और ग्राम्या। ठीक है, ग्राम्या। बात करते हैं अंतश्चेतनावादी की, तो अंतश्चेतना में स्वर्ण
किरण, स्वर्णधूलि, और युगपथ। ठीक है, ये 3 रचनाएं। इसमें 5 रचनाएं हैं और इसमें 3 हैं और इसमें भी 3 है। बात करते हैं नवमानवतावादी की, तो नवमानवतावादी में उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद। उसके बाद से एक और रचना आती है अतिमा, एक और है लोकायतन, जो कि महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया था, लोकायतन, और चिदम्बरा पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो यही रचनाएं थी, 4 भागों में बटी हुई। इनको लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे के जो कवि है वो है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को हम लोग कक्षा 12 में भी पढ़ चुके हैं और इसमें भी दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म होता है 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ और निधन होता है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। उनकी माँ का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह। माँ का नाम क्या है? मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव और इसके आसपास हुई। 1928 ईस्वी में उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल में मैट्रिक और 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास में BA ऑनर्स किया। वे HE स्कूल बरबीघा में प्रधानाध्यापक, जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर, बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे। दिनकर जी जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी। उनकी भाषा कुछ भी छिपाती नहीं, सब उजागर कर देती हैं। अब उनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं कि उनकी प्रमुख कृतियां क्या क्या हैं। प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम आदि। काव्य कृतियाँ जो हैं वो है मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी आदि। ये सब गद्य कृतियाँ हैं। जो ऊपर देखें वो काव्य कृतियाँ हैं। यहाँ अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर दिनकर की भी रचना है और अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर की भी रचना है। ध्यान दीजिएगा, विष्णु प्रभाकर। दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी एवं उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वे राज्यसभा के सांसद भी रहे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिनकर जी उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। वे भारतीय हिंदू युग से प्रवहमान राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं। कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 के दशक में ही कर दी थी, किंतु अपने संवेदना और भावबोध से वे चौथे दशक के प्रमुख कवि के रूप में ही पहचाने गए। उन्होंने प्रबंध, मुक्त, गीत, प्रगीत, काव्य, नाटक आदि अनेक काव्य शैलियों में सफलतापूर्वक उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की हैं। प्रबंध काव्य के क्षेत्र में छायावाद के बाद के कवियों में उनकी उपलब्धियां सबसे अधिक और उत्कृष्ट हैं। भारतीय और पाश्चात्य साहित्य का उनका अध्ययन, अनुशीलन विस्तृत एवं गंभीर है। उनमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा की गहरी चेतना है और समाज, राजनीति, दर्शन का वैश्विक परिप्रेक्ष्य बोध है, जो उनके साहित्य में अनेक स्तरों पर व्यक्त होता है। आगे क्या लिखा गया है? राष्ट्रकवि दिनकर की प्रस्तुति कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है। सदियों की देशी विदेशी पराधीनताओं के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति हुई और भारत में जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि यहाँ एक नवीन भारत का शिलान्यास सा करता है, जिसमें जनता के स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने को है। इस कविता का ऐतिहासिक महत्व है। आगे बढ़ते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अज्ञे जो है तार सप्तक के संपादक हैं। ठीक है, तार सप्तक के संपादक हैं। अज्ञे का जन्म होता है 7 मार्च 1911 कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, किंतु उनका मूल निवास करतारपुर पंजाब था। अज्ञे की माता व्यंती देवी थी और पिता हीरानंद शास्त्री एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। अज्ञे की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में घर पर हुई। उन्होंने मैट्रिक 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से, इंटर 1927 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से BSc
1929 ईस्वी में फोरमन कॉलेज लाहौर से और M.A. अंग्रेजी में लाहौर से किया। अज्ञेय बहुभाषाविद थे। उन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ क्या क्या हैं, आइए देख लेते हैं। प्रमुख कृतियों में है, पहले काव्य है भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, सदा नीरा आदि ये सब काव्य हैं। कहानी संग्रह देखते हैं, विपथ गा जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियाँ आदि ये सब क्या है, कहानी है। उपन्यास देखते हैं, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी और यात्रा साहित्य है, अरे आयावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, निबंध है त्रिशंकु, आत्मने पद, अद्यतन भवंती अंतरा शाश्वती आदि। और नाटक की बात करें तो एकमात्र नाटक है उत्तर प्रियदर्शी और बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, इसको याद रखिएगा। संपादित ग्रंथ है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। कई बार हम बता चुके हैं कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 और दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959 और चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1979, इसको भूलिएगा मत। पुष्करणी, रूपांबरा आदि। अज्ञेय ने अंग्रेजी में भी मौलिक रचनाएं की और अनेक ग्रंथों के अनुवाद भी किए। वे देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर रहे। उन्हें साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, सुग्रह, युगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। अज्ञेय हिंदी के आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। उन्होंने हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। 7 कवियों का चयन कर उन्होंने तार सप्तक को पेश किया और बताया कि कैसे प्रयोगधर्मिता के द्वारा बासीपन से मुक्त हुआ जा सकता है। उनमें वस्तुभाव, भाषा, शिल्प आदि के धरातल पर प्रयोगों और नवाचारों की बहुलता है। आगे है, आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली यह कविता एक अनिवार्य प्रासंगिक चेतावनी भी है। कविता अतीत की भीषणतम मानवीय दुर्घटना का ही साक्ष्य नहीं है, बल्कि आणविक आयुधों की होड़ में फंसी आज की वैश्विक राजनीति से उपजते संकट की आशंकाओं से भी जुड़ी हुई है। आधुनिक कवि अज्ञेय की प्रस्तुत कविता उनकी समग्र कविताओं के संग्रह सदा नीरा से यहाँ संकलित है। जो यहाँ कविता दी गई है वो सदा नीरा में संकलित है, वही कविता यहाँ पर दी गई है। तो अब तक हम लोगों ने इन 4 कवियों के बारे में पढ़ लिया। अब आगे जो पढ़ेंगे वो कौन कौन से कवि हैं, एक बार उन पर चर्चा कर देते हैं। आगे के जो कवि हैं वो हैं कुंवर नारायण। यहाँ देखते हैं कुंवर नारायण और दूसरे कवि हैं वीरेन डंगवाल और तीसरे जो कवयित्री हैं अनामिका और चौथे जो कवि हैं जीवनानंद दास। ये क्लास लेने के बाद कक्षा 10 की जो पुस्तक है वो समाप्त हो जाएगी, यानी जो पुस्तक में दिए गए कवि हैं, रचनाकार हैं, उन लोगों को हम पढ़कर समाप्त कर देंगे। उसके बाद से बढ़ेंगे हम कक्षा 9 की तरफ। हम लोग पहले पढ़े हैं थ्योरी से लेकर कक्षा 6 से कक्षा 12 तक, लेकिन रिवीजन कर रहे हैं उल्टा। कक्षा 12 का कर लिया और कक्षा 10 का कर रहे हैं, उसके बाद से कक्षा 9 का करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये जो चीज़ है SCRT का रिवीजन सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी भी है। तो आप उन लोगों की मदद करिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।